अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज एक लंबे अरसे बाद एक बार फिर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में पहुंच चुके हैं और हम डिस्कस करेंगे आज ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो वेल्थ गैप बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इस पूरे मामले में ट्रंप का ज़ाहिर इमर्ज होना इस पूरे मामले को किस तरह डिफ़ाइन करता है। हम ज़रा गहराई में जाकर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप इस हवाले से, ये जो यूएस की पॉलिसीज़ होती हैं डेफिनेटली पूरी दुनिया पे असरअंदाज होती हैं, तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के क्या इरादे हैं और दुनिया की सिमत किस तरफ जा सकती है और हम किस एरा में रह रहे हैं इस वक्त। रिजवान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक ठाक सर। हमें तो बड़ा इंतज़ार था आपका कि ट्रंप के हवाले से हम कोई बातचीत करें। जो ट्रंप जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं और दुनिया की डायरेक्शन, इस वक्त बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरफ जा रही है दुनिया। आप क्या समझते हैं? यार, ट्रंप के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा पहले भी पॉडकास्ट किए हैं। बिल्कुल। पहले तो हमने ट्रंप पे बहुत ही सिर्फ ट्रंप का ही एक टाइप का हमने फोरेंसिक किया कि ट्रंप एज एन इंसान कौन है, लेकिन वो बात कोई इतनी ख़ास बनी नहीं थी क्योंकि ट्रंप के इर्द गिर्द की जो दुनिया है, जो जिस ताकत ने उसको लाकर दोबारा ओवल ऑफिस में बिठाया है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। असल में हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, मैंने इसके ऊपर काफ़ी माह से मेरी रिसर्च हो रही है कि ट्रंप एक बड़ा ना एक बहुत वो है, हम उसे कैसे कह सकते हैं कि अनलाइकली हीरो बना हुआ है इस वक्त वो। अच्छा। वो एक अनलाइकली हीरो बन गया समहाउ। और वो अवामिल क्या है कि वो अनलाइकली हीरो बन गया आज के दौर में। यानी मुझे और आपको तो लगता है कि ट्रंप यानी ये किस तरह का बंदा अमेरिकियों ने चूज़ कर लिया, लेकिन उसकी जब मैंने तारीख़ में जाना शुरू किया है अमेरिका की और दुनिया की कि वो कौन से अवामिल हैं जिसने दुनिया को इस नहज पर लाकर पहुँचाया कि ट्रंप दोबारा सदर बन गया, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके ना जो हाथ दो पहलू हैं। एक तो है आपका कैपिटलिज़म। ठीक है। ठीक है। दूसरा है उस कैपिटलिज़म के ऊपर जब न्यू लिबरलिज़म का लिबादा आता है। अब कैपिटलिज़म काफ़ी अरसे से, जंग अज़ीम अव्वल से एक बड़ा उसका मसला चलता आ रहा है कैपिटलिज़म का। और हमने तो कैपिटलिज़म को जब भी पढ़ा है, हमने कैपिटलिज़म को एज अ इकनॉमिक थियोरी के तौर पे पढ़ा है कि ये एक मौशी तरीक़ेकार है दुनिया को चलाने का, मईशत को चलाने का। लेकिन मेरी नज़र में एक जर्मन फ़िलासफ़र का एक पैम्फलेट गुज़रा, कैपिटलिज़म एज अ रिलीजन, कि अजारादरी एक मज़हब है। और वो जब मैंने उसका 1921 का लिखा हुआ है, वो आज से यानी 100 साल पुराना पैम्फलेट है वो, जब मेरे ख्याल से अजारादरी की बहुत मैच्योर भी नहीं थी। अजारादरी को कैपिटलिज्म कहते हैं? अजारादरी को कैपिटलिज्म कहते हैं इसको। अच्छा। ठीक है। तो उसने जब कैपिटलिज्म एज अ रिलीजन पैम्फलेट लिखा तो उसने उसके ना 4 नुकात कैपिटलिज्म के ना उसने मेंशन किए। उसकी बेसिकली वो कैपिटलिज्म की नफ़ी नहीं थी, लेकिन उसने उसकी तनकीद थी कि ये 21वीं सदी में और 20वीं सदी में ये एक टाइप का ना मज़हब की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और उसका बेसिकली कहने का मकसद ये था कि भाई कैपिटलिज़म एक मज़हब है जिसका खुदा मईशत है। मकसद उसका कहने का ये था कि मईशत जब ऊपर जाएगी तो अवाम और कौम खुश होगी, मईशत नीचे जाएगी तो जी अवाम और कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जो मईशत का खुदा है उसको खुश रखना, उसके लिए कुर्बानियाँ देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसका जो सबसे पहला नुकात है कि कैपिटलिज़म के अंदर हर चीज़ की ना कोई वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर अगर मैं किसी इंसान के लिए कोई फ़र्ज़ करें नेकी करूँ ना, और उसकी कोई अगर ट्रांजैक्शनल वैल्यू कोई नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो वो कैपिटलिज़म के अंदर ना एक टाइप का जुर्म है। कैपिटलिज़म के अंदर आपने हर काम वो करना है जिससे फ़ायदा हो, जिससे मुनाफा हो, जिससे फ़ायदा हो। भावें इसमें दो नंबरी भी लगाने पड़े सर। वो आपने याद है हमने पॉडकास्ट भी किया था मनी लॉन्ड्रिंग का। यस। वो
वो बेसिकली कैपिटलिज्म का एक पहलू है। कैपिटलिज्म के अंदर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बेंजामिन ये है कि हर काम आपने जो करना है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप अच्छाई करेंगे और उसकी अगर आपने अच्छा काम भी करना है, अगर उसकी आपको कोई उजरत ही ना मिल रही तो वो कैपिटलिज्म के अंदर जुर्म है। तो और वो मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये चीज़ नोट की कि अब यानी दुनिया के अंदर जो कैपिटलिज्म बढ़ती गई, ये हर चीज़ को ना की वैल्यू बनाना शुरू हो गई। जिस तरह रियल इस्टेट है, पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें, सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, उसकी एक वैल्यू क्रिएट की जा रही है, कहीं से उसकी वैल्यू क्रिएट की जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, रियल इस्टेट तो पूरी दुनिया के अंदर ही उसको किया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है कि इसको किसी तरह हमने ऊपर चढ़ाना है, इसकी हमने वैल्यू क्रिएट करनी है। पहले अगर पुराने ज़माने की बात करें तो पहले ज़मीन का ये होता था कि उससे पब्लिक को फ़ायदा हो या आसपास के लोगों को कोई चीज़ उगे उस पर। यस। अब आपने वो हाउसिंग सोसाइटी एक फेक इकॉनमी बनाकर उसकी वैल्यू क्रिएट कर दी, उसकी वैल्यू आपने क्रिएट कर दी है। कैपिटलिज्म के मुताबिक ये काम सही है, ये काम सही है, ये काम जो चाहे उसमें नेचर की बैंड बज जाए, तबाही हो जाए, लोगों का इस्तेसाल हो जाए, लोगों को आप डिस्प्लेस कर दें, भाई कोई फ़ायदा है। वो कहते नहीं वो सही है, अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म वो सही है। धौंस जमानी है। हाँ। और आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। दूसरा वो ये कहता है कि कैपिटलिज्म एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर आप चाहें या ना चाहें आपने इसका हिस्सा लाजमी बनना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो मजहबी नहीं है, ठीक है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ता है, या कोई क्रिश्चियन है, वो नहीं जाता चर्च में, तो वॉल्टर बेंजामिन कहता है कि उसको शायद मौत के बाद जाकर शायद वो जहन्नम में चला जाए, लेकिन इस दुनिया में वो कायम ही रहेगा। कैपिटलिज्म का उसका क्रिटिक ये था कि अगर आप इसका हिस्सा नहीं ना बनोगे, ये आपको इसी दुनिया में सज़ा देगा। हर इंसान को इसका हिस्सा लाजमी बनना है, वरना ये निज़ाम कुचल देगा आपको। मतलब जहन्नम आपकी इधर ही है, जहन्नम फिर ये दुनिया फिर आपके लिए जहन्नम है। ये दुनिया फिर आपकी सफरिंग है। आप नॉन कन्फॉर्म करेंगे इस निज़ाम से, ये निज़ाम आपको एक टाइप का रेडिकल डिक्लेयर कर देगा। और इस निज़ाम के अंदर जो जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होगा, ये निज़ाम उसे उतना ज़्यादा ऊपर उठाएगा। ये इस मज़हब की एक फितरत है। फिर तीसरा वो ये कहता है कि भाई इसके अंदर कैपिटलिज्म एक ऐसा मज़हब है जिसके अंदर गिल्ट अगर आप फ़र्ज़ करें काम नहीं ना करते, लेज़ी हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं, या अब क्या कहेंगे जी कि किस्मत का मारा हुआ है, तो ये निज़ाम आपको लिटरली और ज़्यादा दबाएगा कंपैरेटिवली टू अदर मज़ाहिब। अगर आपने कोई गुनाह किया तो उधर उन्होंने कफ़ारे का या गुनाह का कोई रास्ता निकाला हुआ है। कैपिटलिज्म में नहीं है। एक दफ़ा आप बैंकरप्ट हो गए, पूरी ज़िंदगी के लिए आप यू आर गॉन। एक दफ़ा आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया, आप पूरी ज़िंदगी के लिए डन है। सज़ा है वो आपकी। ये निज़ाम आपको दोबारा नहीं उठाएगा, ये आपको सज़ा पूरी ज़िंदगी के लिए देता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिका के अंदर फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसने कर्ज़ उठाया हुआ है, ठीक है, और वो कर्ज़ अदा नहीं कर सकता, और ये यूके के अंदर भी है, सॉरी लेट मी टेल यू के, तो उसके बच्चों ने वो कर्ज़ उतारना है। वो कर्ज़ जो है वो बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि बंदा गया तो कर्ज़ गया, नहीं, वो कर्ज़ माफ़ नहीं होता। वो बंदा या तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके बच्चों ने वो कर्ज़ उतारना है। और मैंने फिर इसे कंफर्म भी किया, वो कहते हैं हाँ ये ऐसा है। और मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के कि यानी कि बच्चे का क्या कसूर है कि बाप ने कर्ज़ा उठा लिया, क्या कसूर है बच्चे का, लेकिन नहीं है, ये ऐसा है, आपने बच्चे ने कर्ज़ उतारना है। और जो आखिरी उसका नुक्ता था बेंजामिन वॉल्टर का अबाउट कैपिटलिज्म, कि इसका जो खुदा है ना कैपिटलिज्म का, मईशत, वो एक नो मौलूद, उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई कुदरत नहीं है, नेचर नहीं है, वो अभी तख्लीक हो रहा है खुदा उसका।
और यहाँ पर उसने कहा कि कैपिटलिज़म का कोई मकसद है और वो मकसद तब पूरा होगा जब ये खुदा अपनी शक्ल पूरी इख्तियार कर लेगा, मईशत का खुदा। और ये चीज़ जब मैंने उसकी पढ़ी ना, आखिरी नुक्ता उसका इस चीज़ के बारे में, तब मुझे जाकर समझ में आई कि ये अब जो दुनिया में हम देख रहे हैं कि वेल्थ गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है। यस, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ठीक है, आपकी एक इंतहा दर्जे की एक अमीर एलीट पैदा हो चुकी है जो कि बेसिकली उसका काम ही यही है कि उसने बाकी पूरी दुनिया के ऊपर अपना असर और रसूख ऐसे कायम करना है कि भाई अमीर होने का तरीका क्या है, हमारी तरह होने का तरीका क्या है, जबकि वो ये नहीं बताते कि वो अब एक ऐसे नहज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर निज़ाम काम ही उन्हीं के लिए करता है, बाकी इंसानों के लिए नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जो हम सोच रहे हैं कि हमें सिमत नहीं दुनिया की समझ में आ रही, वो सिमत हमें इसलिए नहीं समझ में आ रही कि जो कैपिटलिज़म का खुदा है वो अपनी शक्ल इख्तियार नहीं कर पा रहा। लेकिन हमें नज़र भी आना शुरू हो गया कि वो शक्ल किस तरफ जा रही है। इसके साथ आ जाता है आपका दूसरा पहलू आ जाता है, ये हो गया कैपिटलिज़म का। ठीक है, दूसरा आता है न्यू लिबरलिज़म। ना न्यू लिबरलिज़म और कैपिटलिज़म ये दोनों साथ इकट्ठे जुड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल। न्यू लिबरलिज़म तो ये आई है ना अभी तो रिसेंट इजाद है न्यू लिबरलिज़म। ये 70s के अंदर जिमी कार्टर ने शुरुआत की थी इसकी, लेकिन ये असल में जो शुरुआत इसकी थी, एक तो जो लिबरलिज़म है, हम पहले लिबरलिज़म की बात करते हैं कि लिबरलिज़म इन इफेक्ट एक आप कह सकते हैं सोशल रिस्ट्रक्चरिंग की एक उसका एक नज़रिया था, सोशल रिस्ट्रक्चरिंग का, जिसका सबसे बड़ा आपको नज़र आता है सिविल राइट्स मूवमेंट। उसका नतीजा सिविल राइट्स मूवमेंट था। सिविल राइट्स मूवमेंट थी कि उसमें बहुत मतलब इंसानी हकूक़ से रिलेटेड थी। इंसानी हकूक़, इंडिविजुअल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें इंसानी हकूक़ हों, इंसानी हकूक़ हों, इंसानी हकूक़ से ज़्यादा इंडिविजुअल। और लिबरलिज़म थोड़ी बहुत सोशलिज़म से भी इंस्पायर थी। लिबरलिज़म जो थी वो लिबरलिज़म वो सोशलिज़म से थी, लेकिन सोशलिज़म जो था या वो था मौशी एक खाके की बात करता था कि वो एक मौशी निज़ाम चाहता था सोशलिज़म। सोसाइटी से भी था ना, सोशो इकोनॉमिक था। जो लिबरलिज़म थी वो ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक थी, वो सोशल ज़्यादा थी, वो इकोनॉमिक इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। उसका लिबरलिज़म का जो ख्याल था वो ये था कि भाई हर इंसान के जो राइट्स हैं ना, वो सबसे मुक़द्दस हैं, इनफरादी हकूक़ वो मुक़द्दस हैं, बाकी सब नीचे हैं। पहले इंसानी हकूक़, इनफरादी हकूक़, ये सब है। लिबरलिज़म मतलब ओपन माइंडेड लोगों का ख्याल करो, औरतों को ऊपर आने दो, अगर जो कोई कुछ कह रहा है कि मेरा ये मन है तो उसको उसका स्पेस दो, उसकी स्पेस देनी है। हर इंसान को बराबरी का दर्जा देना है, काइंड ऑफ, यानी वो लिखा नहीं हुआ कि बराबरी का दर्जा देना है, लेकिन एक इंसान के जितने अपने हकूक़ का कहते हैं ना इस्तेमाल करने का जो इख्तियार है वो उसके पास होना चाहिए। वो चीज़ फिर हमने बाद में देखी कि वो लिबरल आर्ट्स में फैली, लिबरल इकॉनमी में गई। अच्छा, लिबरल इकॉनमी जो है ना, ये है बेसिकली जब न्यू लिबरलिज़म कहाँ पर आती है, जब वो एक लिबरल इकॉनमी की बात करता है, इकॉनमी की बात करते हैं। पहले वो सिर्फ सोशल है, अब वो इकोनॉमिक भी बन गई है, तो दैट्स न्यू लिबरलिज़म, दैट इज़ न्यू लिबरलिज़म। लेकिन न्यू लिबरलिज़म जो है वो ना दाएं बाजू की सियासत में यकीन रखता, ना बाएं बाजू की सियासत में यकीन रखता। वो बेसिकली कहता है भाई पूरे माशरे का ना उखाड़ पुखाड़ करो और दोबारा से उसको बनाओ, रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता है वो न्यू लिबरलिज़म। वो कहता है भाई कि आपने इंडिविजुअल राइट्स की तो बात उसने कर दी, लिबरलिज़म से वो ले आया कि जो इनफरादी हकूक़ हैं वो सबसे ऊपर है, लेकिन अब आपने एक ऐसी रियासत कायम करनी है, उस रियासत में ऐसे इदारे कायम करने हैं जिसने उस इनफरादी हकूक़ की दफ़ा भी करना है, उसने चाहे उसके लिए जबर का भी इस्तेमाल हो, वो भी सही है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कि न्यू लिबरलिज़म कहती है कि रियासत और इदारे ऐसे कायम करने हैं जिसने इनफरादी हकूक़ का दिफ़ा करना है, चाहे इनफरादी हकूक़ का।
नारा लगाएंगे इंसानी हकूक़ का, बट बैक एंड पे इंफरादी हकूक़ है। बैक एंड पे इंफरादी हकूक़ कौन है? जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं। सर जी यही तो बात है कि मेरे और आपके हकूक़ का तो किसी ने करना नहीं है दफ़ा, कुछ नहीं करना है। किन के हकूक़ का दफ़ा? हमारा तो जब मर्जी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, हमारे काम की तबाही फेर दें और अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं पावरफुल इंडिविजुअल्स के, वो बरकरार रहते हैं। उसका दिफा भी करना है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी पे ही क्यों ना हावी हो जाए। हाँ जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट न्यू लिबरलिज्म इज। ओके के और ये बड़ा चालाकी के साथ उन्होंने चला है कि स्टेट का डंडा भी होना है, स्टेट का डंडा भी। हाँ, और इसके अंदर ये है कि आप रियासत और इदारे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उसके अंदर इन्होंने बेसिकली क्या किया, न्यू लिबरल्स ने, इन्होंने बड़ी कमाल की हरकत की कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि अच्छा हमने लोगों की, अब एक आम इंसान है, ऑर्डिनरी पीपल, आम इंसान हो गए, कमज़ोर लोग हो गए, इनकी असल में ताकत क्या है? इनकी ताकत है इनके तादाद, ठीक है। हमेशा आम इंसान और गरीब लोग, कमज़ोर लोग तादाद में हर मुआशरे में ज़्यादा होते हैं। न्यू लिबरलिज़म का आइडिया ये आया कि भाई हमने क्या करना है कि इनको ऑर्गेनाइज नहीं होने देना, इकट्ठे नहीं होने देना इनको, ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने बात की इंडिविजुअल राइट्स की। इन्होंने कहा कि जो बंदा दिन रात मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा, एक वो कहते हैं ना कि रेस में लगा दिया, कंपटीशन में लगा दिया, मुकाबले में लगा दिया कि भाई इनको मुकाबले में लगा दो, हर वक्त मुकाबला, हर वक्त का। तो अगर सुस्त हो तो पीछे रह जाओगे, तुम्हारे पास कोई रेस्ट करने का रूम नहीं है। और ये कहते हैं ना, इटा को इंडोक्ट्रिनेट किया गया लोगों के अंदर। ये चीज़ें मैंने खुद सुनी हुई है। ये इंसानी नेचर के भी अगेंस्ट है, ये इंसानी नेचर के अगेंस्ट है, क्योंकि अब जो रिसेंट रिसर्च हुई है वो यही है कि इंसान बेसिकली एक कोऑपरेटिव स्पीसीज़ है, आपस में मिलजुल के इत्तेफाक रख के काम करने वाली मखलूक है। लेकिन न्यू लिबरलिज़म इसके बिल्कुल बरक्स है। न्यू लिबरलिज़म की एक एजम्पशन है, ठीक है। एजम्पशन क्या है कि हर इंसान मतलब परस्त है, और मतलब परस्त है, सेल्फिश है और लालची है। और न्यू लिबरलिज़म कहता है कि इस चीज़ को हमने, जिस इंसान के अंदर मतलब परस्ती और लालच जितनी ज़्यादा होगी ना, ये मुआशरे में उतनी ऊपर जाएगा। जितनी मतलब वही लालच की वजह से फिर वो करप्ट प्रैक्टिसेस भी करेगा। करप्ट प्रैक्टिसेस तो उसको ये वो करता है, इनकरेज करता है, इनेबल करता है। आपने 1980s की इसके ऊपर ना फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा भी बड़ा किया हुआ है। एक मूवी थी माइकल डगलस की, वॉल स्ट्रीट, उसका बड़ा मशहूर फिक्र है, ग्रीड इज़ गुड। यानी न्यू लिबरलिज़म के मुताबिक लालच बुरी बला नहीं है, लालच अच्छी बला है। हमें तो बचपन से ही बताया जाता था ना लालच बुरी बला है, तो हमें न्यू लिबरलिज़म नहीं सिखाया गया, हमें कुछ और सिखाया गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट बाय न्यू लिबरल्स के जो इंसान जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर होगा, दूसरे इंसानों को, जितने ज़्यादा इंसानों को एक्सप्लॉयट करने का इख्तियार रखता होगा या उसके अंदर काबिलियत होगी, वो इस निज़ाम के अंदर उतनी ऊपर तो आएगा। आपकी जो अफसरशाही और रूलिंग एलीट पाकिस्तान की बात करें, तो यही कर रही है बिल्कुल। सर तो मैं क्या कहूँगा, वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ न्यू लिबरल्स, अ वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ न्यू लिबरल्स। मुझे तो आपकी बातों से वही याद आ रहे हैं कि जी बस कुचल दो गरीब को, अपना फ़ायदा करो, अपनी जायदादें बनाओ। हाँ जी, और अवाम में अवामी वोट लेकर आओ, लेकिन अवाम को ही दबाओ। हाँ जी, अवाम का ही इंटरनेट बंद करो, जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक अवाम को लाइनों में जलील करो, आटे की लाइनों में, और खुद लैंड क्रूजरों में फिरो और 20 से ज़ायद बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज इंजॉय करो। 20 से ज़ायद उसके 20 बिलियन जो UNDP की रिपोर्ट आई थी, 20 अरब डॉलर। वो फिर जनाब अली, अभी तो ट्रंप ने जो बहुत बड़ा काम किया, USAID बंद की है। ट्रंप जिंदाबाद। अब उसका अभी तो वो बातें कर रहे हैं किसकी, अभी तो उन्होंने उसकी खोलनी है फाइल्स, USAID की फाइल्स खोलनी है कि ये पैसा गया किधर है। वो तो उसका मैं पढ़ रहा था 2012 में रॉयटर्स की आई थी रिपोर्ट कि $30 मिलियन USAID से आया जी, एक रोड बनानी है, वो रोड पता नहीं किधर है, वो किधर गई है रोड, वो पता ही नहीं हमें। मैं एक रिपोर्ट ये भी पढ़ा था, बाइडन ने 400 समथिंग कोई रकम थी, 400 या $4 मिलियन
या $4 लाख उसने पाकिस्तानी असातिज़ा के लिए रखे थे जो ट्रांसजेंडर के हवाले से अवेयरनेस देंगे स्कूलों में। क्या बात है। अब ये बेसिकली एक न्यू लिबरल्स का एक आइडिया है कि अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि मार्गरेट थैचर, मुझे जब भी मार्गरेट थैचर के जब मैं नाम लेता हूँ तो मेरे जहन में ना एक नाम आता है जिसको दिया गया था सूडोनेम, मिल्क स्नैचर। मार्गरेट थैचर को अंग्रेज़ मिल्क स्नैचर बोलते होते थे। इसने ना स्टेट स्कूल्स में जो बच्चों को लंच मिलता था ना वो बंद कर दिया था इसने। मार्गरेट थैचर न्यू लिबरल्स की ना गॉड मदर उसको कहा जाता है, अम्मा, गॉड मदर कहते हैं उससे। और उसने 1982 के अंदर जब वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी थी तो उसने एक इंटरव्यू दिया था और वो मैं तो बड़ा हैरान हुआ उसके, उसने, और वो थी भी इस तरह की, मार्गरेट थैचर वो शायद थी भी इस तरह की उसका, क्योंकि मैंने उसका सुना भी हुआ है पर्सनली। उसने एक रिटन इंटरव्यू दिया और उसने ना न्यू लिबरल्स की जो नज़रिया है ना उसका बेसिकली समरी एक दी, खुलासा दिया कि न्यू लिबरलिज़म है क्या। मार्गरेट थैचर कहती है कि सरकार का काम नहीं है कि उसने गरीबों का और कमज़ोरों को खुशहाली की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ये सरकार का काम इसलिए नहीं है क्योंकि मुआशरा जो है ना वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, मुआशरे का कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। वजूद किस चीज़ का है? वजूद है कि एक बस्ती में कुछ लोग रहते हैं, यानी अफराद रहते हैं, और उन अफराद का जो एक मजमा है ना वो लूजली एक मुआशरा है। और मार्गरेट थैचर का ये है कि जो ये गरीब और कमज़ोर लोग हैं ये बेसिकली इस बस्ती पे बोझ हैं। वाह, ठीक है, इस बस्ती पे बोझ हैं। सरकार का काम ये है कि इस बस्ती में जो अफराद अपनी काबिलियत पे, अच्छा अब ये काबिलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल उसने किया, अब काबिलियत कौन सी ये नहीं हमें पता, अपनी काबिलियत के बिना पर आगे की तरफ गामज़न है तो सरकार का काम है कि उनको खींच कर और आगे लेकर आए, ये उसका काम। अब काबिलियत में क्या है जी? करप्शन। काबिलियत में जी, अब उसने बोला नहीं कि काबिलियत में क्या है, लेकिन कौन सी काबिलियत है। अब इतनी काबिलियत, कुछ इंसान है वो अगर हम कहें कि यार ईदी साहब हैं, अब्दुल ईदी साहब हैं, उनकी काबिलियत थी क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी एम्बुलेंस की पाकिस्तान में एक सर्विस बनाई, लेकिन क्या वो मार्गरेट थैचर के लिए काबिलियत है कि नहीं? वो एक काबिलियत है वाकई में। या जैसा इमरान खान साहब ने शौकत खानम बनाया, क्या वो काबिलियत है? वो काबिलियत पे उसने नहीं किया। लेकिन जब आप देखते हैं कि किस किस्म के लोग ऊपर आए हैं इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के ज़रिए, तो आपको ये पता लगता है कि दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मतलब परस्त, सेल्फिश हैं, अनाप्रस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अना को उन्होंने तस्कीन देनी होती है, और एक्सप्लॉयटेटिव हैं। बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि जो उनके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा ना हों, और बल्कि उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहें। मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रहा था, बिल क्लिंटन का सेक्रेटरी ऑफ लेबर था रॉबर्ट रीश। तो रॉबर्ट रीश बिल क्लिंटन का सेक्रेटरी ऑफ लेबर था, और बेसिकली वो इसी चीज़, वो काइंड ऑफ न्यू लिबरल एजेंडा के ख़िलाफ़ ही आया था। उसका कहने का मकसद ये था कि जो है ना तनख्वाहें हमें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ेंगी लोग पैसे ज़्यादा स्पेंड करेंगे। लेकिन न्यू लिबरल्स का इसका बिल्कुल बरखिलाफ़ है नज़रिया कि नहीं, तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए बिल्कुल भी। उसने उसकी ना इंटरव्यू में एक मिसाल दी, कहता है जब मैं 40s और 50s 60s में पल बढ़ रहा था तो कहता है मेरा हम 5 बहन भाई थे, बाप मेरा प्लम्बर था, और कहता है हमारे पास घर भी था, 2 गाड़ियाँ भी थी, और हम 5 बच्चे भी पल रहे हैं, और बिल्कुल सही पल रहे हैं। और उसने कहा, कहते हैं कि उस दौर के अंदर एक कंपनी के अंदर जिस मुलाजिम को सबसे कम तनख्वाह मिल रही है ना, और जिस मुलाजिम को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, उनका जो गैप था वो सिर्फ 5 टाइम्स था। यानी जो सबसे ज़्यादा जिस मुलाजिम को तनख्वाह मिल रही है उसकी तनख्वाह 5 गुना ज़्यादा है जिसे सबसे कम मिल रही है।
और वो बड़ा रिसेंटली में कहता है कि आजकल के दौर में देखो तो कहता है कि 1000 गुना तो 1000 गुना है, 1000 गुना कहता है कि एक चौकीदार की होगी अगर 25,000, तो एक सीईओ की होगी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 15-20 लाख। तो ये 100 से ज़्यादा गुना का फ़र्क है। और सर जी अभी तो आप बैंकों के जो सीईओ उनकी तो आप सुनेंगे तो हम लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे। ये आप ये देख लेना, मैं मीडिया हाउसेस का बता देता हूँ जिसका मुझे पता है कि वही चौकीदार की अगर 25,000 है तो वो जो टॉप एंकर है उसकी 1 करोड़ के करीब है। हाँ जी, तो आप ये देख लें कोई है ही नहीं तनासुब। और वो यही बात रॉबर्ट रीच ने की कि वो उस टॉप अर्निंग एम्प्लॉय ने वो कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उसकी आपने तनख्वाह इतनी बढ़ा दी है। लेकिन इसको नियो लिबरल्स आंसर नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं हमने इस चीज़ को चलाना है, ये इसी तरह ही चलता है, क्योंकि वाई वो बंदा सबसे ज़्यादा मतलब परस्त है। ठीक है, यानी एक सर्टन, यानी नियो लिबरल्स इसको वो नहीं देखते, या खसलत नहीं देखते। वो कहते हैं सेल्फिशनेस इज़ गुड, ग्रीड इज़ गुड, सेल्फिशनेस इज़ गुड। वो इस चीज़ को अच्छा देखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे लिए ये चीज़ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उनके जहन में, नियो लिबरल्स के जहन में है कि भाई 70s के अंदर नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का शुरू हो रहा था, रोल आउट कर देते हैं इसको। वजह क्या होती है? वजह उसकी बड़ी सादा सी होती है। US वियतनाम वॉर के अंदर बहुत बिजी होता है, मसरूफ़ होता है, बहुत पैसा जलाता है अपना, बहुत पैसे जलाकर दुनिया में फिर एकदम से ख़बर फैल गई कि जी अमेरिका ने ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत डॉलर ज़्यादा छाप दिए हैं। ठीक है, फ्रांस ने तो बड़ा उसका मसला किया था। चार्ल्स de Gaulle ने तो फ्रेंच नेवी का वो फ्राइगेट भेज दी थी कि हमारा सोना वापस लेकर आओ न्यूयॉर्क से। वो सोना वापस नहीं आया। इन्होंने क्या किया? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया। अच्छा, सस्पेंड हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ स्टिल सस्पेंडेड टू दिस डे। और वहाँ से इन्होंने क्या किया कि भाई फिएट करेंसी लॉन्च कर दी कि डॉलर जो कि पहले गोल्ड से पैक्ड था, अब उन्होंने क्या किया कि डॉलर जो है वो अमेरिकन GDP से पैग हो गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने हरकत क्या की कि जो GDP इंक्रीज़ होता रहा, इन्होंने फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन शुरू कर दी। उसके अंदर आपको याद होगा उन्हीं दिनों में 1973-74 में नैस्डैक क्रिएट की गई थी जी, जिसका फाउंडर कौन था? बर्नी मैडॉफ। हाँ जी, बाकी आप समझ लें कि द लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम के लिए सबसे बड़ा जो 2 नंबर बंदा था, हाँ जी, उसने आपकी सबसे बड़ी नैस्डैक की बुनियाद रखी। नैस्डैक की बुनियाद उस बंदे ने रखी है। और फिर उस दौरान इन्होंने एक और काम किया। अब नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर सबसे नंबर 1 चीज़ क्या है जी कि आपने मार्केट जो है ना उसको आज़ाद कर देना है। आजकल पाकिस्तान पे भी यही प्रेशर है, पाकिस्तान में भी यही है कि आज़ाद करो, डॉलर को फ्री छोड़ दो, लोग जाएं बाहर में, डॉलर को फ्री छोड़ा। अच्छा, GDP ऊपर नहीं जा रहा, 0.92 पे GDP है, लेकिन जी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, हर कोई स्टॉक एक्सचेंज में बातें कर रहा है। ये जो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का जो नंबर 1 था ना कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, चाहे स्टॉक मार्केट में ऊपर जाने का ये मतलब है ना 3 से 4 कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है। सर जी चंद कंपनियों को, पाकिस्तान में तो बहुत हद है, 6 कंपनियों को फ़ायदा हो रहा होगा। 6 कंपनी, वो 6 कंपनियां ही स्टॉक मार्केट ऊपर लेकर जा रही हैं। बाकी सारी 600 कंपनी, 660 हैं, 600 कंपनीज़ हैं, बाकी सब की सब बस सांस ही ले रही हैं, सांस ले रही हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर इन्होंने स्टॉक मार्केट जी कि हमने इसको फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन करनी है। और उसके अंदर फिर इन्होंने ऑन टॉप क्या किया? अच्छा, उसका मतलब क्या है लिबरलाइजेशन का? कि भाई ये जो मर्ज़ी करना चाहते हैं ना, इनको करने दिया जाए। ठीक है, इसका असल में मतलब ये है। इसका फिर क्या निकलता है नतीजा कि जो ही आपका ये सफ़र जब शुरू होता है 1973 के अंदर, 1981 में जब रोनाल्ड रेगन आता है तो रोनाल्ड रेगन इसको और स्पीड अप कर देता है। जो बैंक्स के ऊपर फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के दौर से जो हदूद मुकर्रर थी ना, वो उसने आहिस्ता आहिस्ता उठाने शुरू कर दी कि जी बैंक्स जिनको पहले पैसे इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी, अब वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिरी आकर बिल क्लिंटन आया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी
दे आर नॉट राइट, दे आर नॉट लेफ्ट, दे आर बोथ कम्पीटिंग फॉर न्यू लिबरल पॉलिसीज़। इनका अपना मुकाबला चल रहा है न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का। बिल क्लिंटन आता है, वो कहता है अच्छा मैं तो इससे भी बड़ा न्यू लिबरल बनूंगा। उसने जाकर ग्लास-स्टीगल एक्ट ही, वो ग्लास-स्टीगल एक्ट जो कि 1934 में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने लगाया था बैंक्स को बिल्कुल रोकने के लिए कि तुम पैसा आवाम का इन्वेस्ट नहीं करोगे स्टॉक मार्केट में या किसी भी रिस्की एसेट्स के अंदर। ही रिपील्ड इट। उसके बाद आप क्या देखते हैं, आपकी जनाब अली रियल इस्टेट की मार्केट को एकदम से पंप मिलता है और वो भी गिरा भी देता है 2008 में। फिर 2008 में गिरा भी देता है। अच्छा, फिर 2008 के अंदर अब आप ये देखें ना, 2008 में इन्होंने फिर हरकत क्या की। 2008 के अंदर अब इन्होंने एक काम किया जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। एडम स्मिथ, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। अब एडम स्मिथ कहता है कि भाई जो कंपनियां गिरती हैं ना उनको गिरने दो। यानी एडम स्मिथ भी ये कहता है कि मार्केट फ्री होनी चाहिए, मंडी जो है स्टॉक मार्केट फ्री होनी चाहिए, इसके अंदर सरकार का या रियासत की कोई अमल दखल नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो फिर ये भी कहता है कि अगर कोई कंपनी तबाह हो रही है, उसका दिवालिया निकल रहा है, उसको होने दो। वो कहता है कि सरकार की कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन 2008 में ये बिल्कुल उल्टा करते हैं, ये बेल आउट कर देते हैं सब बैंक्स को। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो तमाम बैंक्स, वॉल स्ट्रीट, वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का भी एक सतून है। अगर वो सतून गिर गया तो न्यू लिबरल भी गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने बैंक्स को उठाए रखा। हाँ जी, इसीलिए बैंक्स को उठाए रखा है इन्होंने। और ये बेसिकली यूरोप में भी जनाब, यूरोप के अंदर भी हालांकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ है अमेरिका से, लेकिन 90s अर्ली 90s से लेकर ये 2008 तक यूरोपियन फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम ये बहुत आपस में लिंक्ड हो चुका हुआ था। क्योंकि न्यू लिबरलिज्म का फिर ये भी है ना कि भाई आपने अगर लिबरलाइजेशन करनी है तो फिर आपने इसको ग्लोबल भी लेकर जाना है। असल में जो इनका मकसद ये है न्यू लिबरलिज्म का कि भाई कंपटीशन, मुकाबलेबाजी रखनी है, लेकिन कोई कहीं से कोई ऐसी क्या कहते हैं ताकत ना आ जाए जो कि न्यू लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ चली जाए। तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को की तरफ गए ही इसलिए, जिसको मैं कहता हूँ डेवस कार्टेल कहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन का जो घर है डेवस फोरम, उसको बनाया ही इसलिए कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कि न्यू लिबरलिज्म को कोई चैलेंज ना आ सके। तो उन्होंने सारी एलीट इकट्ठी हो जाए, आइडियाज़ डिस्कस करें कि कैसे अपने आप को बचाना है और हमने मुकाबले कैसे करने हैं, हमने अपने आप को किधर जो है ना बचाना है और किधर हमने एक दूसरे को ना यानी नुकसान देना है, कहाँ पे हमने गिवन, यानी वो अपने मुकाबले में इस वक्त लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया एक ही रेस में जाए, कोई दूसरी रेस चल ही ना सके। और इसका जो मैं आपको बताऊं जो इन्होंने किया सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, यूएसएसआर के गिरने के बाद, तो इनको तो एक पूरी दुनिया में मिल गया ना, पूरी दुनिया का मैदान इन्हें मिल गया खेलने के लिए। तो इन्होंने बड़ा फोर्सफुली रशिया के अंदर न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। उसका नुकसान ये निकला कि 30 लाख बच्चे मैल न्यूट्रिशन से हलाक हो गए, 30 लाख बच्चे, और वो आज तक कभी इतना ओपनली रिपोर्ट भी नहीं हुआ। और जिसकी वजह से पुतिन पावर में आया, और वो आज तक पावर में है क्योंकि इन्होंने जाकर जो जुल्म किया रशिया के अंदर न्यू लिबरल्स ने। यार अब मैं अब रेगन की बात कर रहे थे, तो आप ये देख लें 73-74 के बाद जब ये न्यू लिबरलिज्म का अरूज आता है तो पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी का भी अरूज होना शुरू होता है एकदम से। आप एकदम से देखते हैं 1980s में तो लिटरली स्टेरॉइड्स लगे हुए थे इनको। यानी एक तरफ न्यू लिबरलिज्म ऊपर जा रहा है, एक तरफ आपकी जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो ऊपर जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 79 के अंदर इनकलाब आ गया ईरान के अंदर, अफ़गानिस्तान सर उठा रहे थे, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक जैसे लोग, सऊदी अरब के अंदर मैं उसकी यह तहकीक कर रहा था कि अर्ली 70s में सऊदीज़
मैं ये नहीं कहूँगा देवर एज फ्री, लेकिन वहाँ पर ना ये नहीं था ये मोरालिटी पुलिस वो नहीं थी। सऊदी अरब में वो बाद में आई है जब मक्का पे हमला हुआ है 1979 में, और ये सब का सब बंदा देखता है कि अच्छा इधर दुनिया इस्लामी दुनिया में मजहबी इंतहा पसंद ये रूज पे है, वहाँ पर नियो लिबरलिज्म रूज पे है। तो मेरा तो थीसिस यही है कि मजहबी इंतहा पसंद और नियो लिबरलिज्म ये एक ही सिक्के के ना दो चेहरे हैं। इनका जो आइडियोलॉजी है, नज़रियात हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन उसके बरूए कार लाने में, उस पर अमल करने में जो इनका तौर तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा है। आप न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाएंगे, दे विल डिक्लेयर यू अ रेडिकल और अ क्रिमिनल। आप यही काम मजहबी इंतहा पसंदों को जाकर कहेंगे कि नहीं तुमने ये काम गलत करे, वो आपको ऊपर उल्टा कुफर का फतवा लगा देंगे। बिल्कुल एक जैसा इनका तौर तरीका है कि किसी किस्म की भी अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो 80s में इसीलिए बहुत से ये जो मजहबी जो आपके हैं मजहबी फिगर्स हैं, इनकी बहुत सी दुकानें चमकी थी। हाँ जी, इसी वजह से। और वो एक गठजोड़ था उनका, वो गठजोड़ था, और वो जहाँ तक मेरा ख्याल है आज भी कायम है। आज भी कायम है वो जो पाकिस्तान में उस गठजोड़ को कहा जाता है मुल्ला मिलिट्री अलायंस, 80s वाला, कि जो CIA से पैसा आ रहा था, वही इन्हीं को जा रहा था ना, इन्हीं को ही जा रहा था। ज़ियाउल हक जो मजहबी जो इंतहा पसंदी क्रिएट कर रहा था, और इस चीज़ को उन्होंने किया भी, यानी न्यू लिबरल्स ने इसको एक टाइप का, यानी ये एक ऐसा जिन था जिसको बंद किया जा सकता था, लेकिन इसको पैसा दे देकर इतना बड़ा इन्होंने किया न्यू लिबरल्स ने, मगरब में बैठे हुए न्यू लिबरल्स ने। और मुझे आज तक नहीं पता कि वजह क्या है, लेकिन वो अब समझ में आती है कि वो वजह क्या थी। वो वजह बेसिकली ये थी कि उन्होंने अपना तसल्लुत कायम करना था किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, और भी कई मुल्कों में, यानी मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान है, यहाँ तक मैं यार चीन के अंदर भी ये कामयाब हो चुके थे। अच्छा, चीन के अंदर यांग ज़ेमिन, जो कि डंग शाओपिंग के बाद बने थे चीन के जनरल प्रेसिडेंट, उसने न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इख्तियार किया था। बेसिकली न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक और पहलू है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि आप ऊपर अमीर होंगे लोग तो नीचे पैसा आएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि इंसान की वही आ गई ना कि मतलब परस्ती की कोई हद मुकर्रर नहीं है। वो आप उसको जितना दोगे वो कहेगा अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा दो, आज मुझे तुमने 10 करोड़ रुपया दिया है, कल को वो 1 अरब मांगेगा, 1 अरब के लिए आएगा। और वो काम हुआ चीन के अंदर फिर आपको पता है कि चंद उनके इतने आए, जैक मा टाइप के लोग आए। फिर शी जिनपिंग ने आई थिंक इसको कंट्रोल किया। फिर शी जिनपिंग ने उसको एकदम से रिवर्स किया, उसने कहा ये तो बिल्कुल ये तो चाहे चीन में चलेगा ही नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ये तो कहीं और चला जाएगा वो चीन। और इसलिए वो हम देख रहे हैं कि वो सोशलिज्म अब नज़र आता है वहाँ पे, वो अब ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ आ रहा है। वो दूसरा उसने जो काम ये किया है कि आपने देखा होगा कि जब उसने टर्न अराउंड किया है शी जिनपिंग ने, तो उनकी रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा एकदम से एक्सप्लोजन आई है। एवरग्रांड नियरली बैंकरप्ट हो गई कंपनी, गिरावट आई है। जैसे पूरी वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इनकी इकॉनमी गिर गई। हाँ, चीन गया है, लेकिन चीन नहीं जाता सर। हालांकि हम देख के आए हैं चीन में जिस तरह वो प्रोटेक्शन देते हैं अपनी जो रिटायर्ड पब्लिक है, वो उसको बड़ा चीन में एक तो रिटायर्ड, दूसरा जनाब चीन उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाया हुआ है, और वो टाइम ज़ाया नहीं करते, और उन पर ज़्यादा बोझ भी नहीं है, उनको पैसा भी मिलता है। दूसरा चीन बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट है, वो अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है। ये नियो लिबरलिज्म के बहुत खिलाफ है। नियो लिबरलिज्म कहता है ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, कोई प्रोटेक्शन नहीं, जो गिर रहा है गिरने दो, लेकिन चीन नहीं गिरने देता। दूसरा इन्होंने क्या किया कि आपको इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ। ये आ जाता है कि जब इन्होंने चीन के अंदर आज तो चीन की खिलाफ वर्जी क्यों इतनी ज़्यादा है, अब आपको मैं बड़ी मज़ेदार बात सुनाता हूँ। 60s-70s के अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो ग्लोबल GDP था ना, वो 3.5% के इर्द गिर्द जा रहा था, मेनटेन्ड था ग्लोबल GDP। जो ही 70
आप हिट करते हैं, आप गिरावट देखनी शुरू कर देते हैं। और जो ही रोनाल्ड रेगन का एरा आता है, लिटरली 1 to 1.5% से ऊपर ग्लोबल जीडीपी गया नहीं है। दिस इज़ नाउ इंक्लूडिंग चीन जीडीपी। और अगर आप चीन का जीडीपी निकाल दें तो इस वक्त हम लोग ग्लोबल जीडीपी नेगेटिव में हैं। दिस इज़ न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स कि उसने इन अ वे वेल्थ जनरेट भी की है, लेकिन एक मखसूस तबके को किया है। प्रोडक्टिविटी कम हुई है, प्रोडक्टिविटी कम हुई है और जो वेल्थ जनरेशन हुई है वो अमीर लोगों के लिए भी है, जो पावरफुल सेगमेंट्स के लिए भी है, पावरफुल सेगमेंट्स के लिए। और दूसरा इसका ये हुआ है कि इसका जो फ़ायदा अगर हम देखें, फ़ायदा हुआ है, यानी कुछ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फ़ायदा भी हुआ है जिस तरह। लेकिन बहुत ही अगर आप पूरे अमेरिका में देखें तो सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क सिटी, दे आर द टॉप मोस्ट बेनिफिशरीज ऑफ, जहाँ बिलियनर्स बैठे हैं। अब पाकिस्तान को देखें, अगर पाकिस्तान में लोग सियासत के ज़रिए पाकिस्तान में कैसे चेहरे आए हैं 80s के बाद, हाँ जी, जो अभी तक मुसल्लत है, हाँ करप्ट, जिन्होंने, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी है कि जिन्होंने अनलिमिटेड करप्शन की है और हाँ अभी भी वो हम पर रूल कर रहे हैं। वही नाम, वही चेहरे, वही मिलकर वो पावर कॉरिडोर्स के सामने, वही अभी तक वो सर्कल चल रहे हैं, उनको हटा कोई नहीं पाया। वो एक फेज आया था वो 2018 से 21 में, इनको जेलों में डाला, हाँ जी, और वो अभी तक बैठे, वो हिल नहीं रहे सर। वो अब उनके बच्चे आ गए हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ ना, अब वो भी हिल भी नहीं सकते। हाँ, ट्रम्प की हमने बात करनी थी कि ट्रम्प इस सारे ये जो खाका मैंने आपके सामने इमेज क्रिएट किया है, इसके बरखिलाफ ट्रम्प, इसके ख़िलाफ़ ट्रम्प को लाया गया। ट्रम्प खुद नहीं आया, ट्रम्प के इर्द गिर्द जो लोग आए हैं ना, उन्होंने ट्रम्प को इस तरफ धकेला कि ये हमने इस न्यू लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ जाना है, अगेंस्ट जाओ। हमने वहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 90s के अंदर हम लोग जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव राइट। अब अल्टरनेटिव राइट की तख्लीक होती है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। अब मैंने पहले आपको बताया था कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी बेसिकली एक ही पार्टी बन चुके हुए थे कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करेगा, लेकर कौन चलेगा। 90s के अंदर अल्टरनेटिव राइट का न्यूट गिंगरिच के थ्रू आगाज़ होता है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। दूसरा एक सोसाइटी बनती है जिसे हम कहते हैं फेडरलिस्ट सोसाइटी। अब फेडरलिस्ट सोसाइटी है वो बेसिकली क्या देखती है, उसके फाउंडर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसने बेसिकली अपना जो लिखा था कि मेरी वजह क्या है, मेरा विज़न क्या है। जब न्यू लिबरल पॉलिसीज़ का अरूज आना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या शुरू होती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके एकेडमिक्स के अंदर सबवर्जन शुरू कर देते हैं कि जी अब हमने न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को, हमने एक पूरी जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट करनी है जिन्होंने इसको आगे लेकर चलना है। तो हार्वर्ड लम्स टॉप यूनिवर्सिटीज़ को पकड़ते हैं, कहते हैं इन सब हमने इनको लेकर आगे चलना है। फेडरलिस्ट सोसाइटी के फाउंडर का ये क्रिटिसिज्म था कि एकेडमिक्स के अंदर कंजर्वेटिव थॉट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो वो कंजर्वेटिव थॉट की खातिर वो फेडरलिस्ट सोसाइटी क्रिएट करता है और उसका जो असल मकसद है वो ये नहीं है कि कंजर्वेटिव थॉट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस के कानून, क्योंकि अमेरिका इतनी तेज़ी से अपने आप को लिबरलाइज कर रहा था लीगली, फाइनेंशियली, सोशली, कि उसको काइंड ऑफ आहिस्ता करने के लिए ये फेडरलिस्ट सोसाइटी बनती है। इसका मकसद असल में क्या होता है कि भाई हमने ऐसे कानूनदान पैदा करने हैं जो कि कंजर्वेटिव थॉट को लीगली रिप्रेजेंट करें। तो ये एक तो ऑल्ट राइट रिपब्लिकन पार्टी में, दूसरा आपकी फेडरलिस्ट सोसाइटी, तीसरा आपका आता है नियोकॉन्स, बुश जूनियर वाले लोग। वो तो फेल हो गए ना, वो तो नहीं कामयाब हो सके। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि सारा प्रॉब्लम आता है 2008 के अंदर। 2008 के अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरलिज्म बराक ओबामा सदर बन गया अमेरिका का।
जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था ऑल्ट राइट के लिए, क्योंकि वो ये सोच रहा है ऑल्ट राइट रिपब्लिकन पार्टी में बैठा हुआ कि जनाब स्याह फार्म जो है वो अमेरिका में 13 से 18% की आबादी है, बाकी सारे तो यानी 50% से ज़्यादा तो गोरे हैं, सफ़ेद फार्म है, और बाकी दूसरी एथनिसिटीज़ के भी लोग हैं। तो ये बंदा किस तरीके से बन गया सदर अमेरिका का, और उनके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम भी थी। ऑल्ट राइट के अंदर जो ज़्यादातर लोग थे वो थे आपके इवेंजेलिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं इवेंजेलिकल, और ये 40% ऑफ अमेरिका, 40% ऑफ अमेरिका मोस्टली कंजर्वेटिव्स। यार अब उन सेंस में कह नहीं सकते अब कंजर्वेटिव्स, अब आप इनको ना ऑल्ट राइट ही कह सकते हैं। ऑल्ट राइट ये है क्योंकि कंजर्वेटिज्म तो ख़त्म हो गई है ना। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स तो बेसिकली लग गए एक ही थॉट के अंदर कि भाई हमने न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को करना है, वो तो एक डिफरेंट रेस में चले गए। ये अब एक आगे एक डिफरेंट थॉट आ गया कि भाई हमने न्यू लिबरलिज्म को लिमिट कैसे करना है। ऑल्ट राइट का असल मकसद ये था कि हमने न्यू लिबरलिज्म को लिमिट करना है। उसके अंदर फिर दूसरा उनको ख़तरा बड़ा महसूस होना शुरू हो गया ये इवेंजेलिकल्स को कि आज एक बन गया स्याह फॉर्म सदर बन गया, कल को और आ जाएंगे, और हमारी तो जो रिप्रेजेंटेशन, हमारे थॉट की रिप्रेजेंटेशन वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अमेरिका के अंदर। उसके अंदर आपको याद होगा रिपब्लिकन पार्टी में एक ब्लॉक बन गया था जिसे हम कहते हैं टी पार्टी। टी पार्टी के अंदर फिर आपको नाम रिकग्नाइज भी कर लेंगे, मार्को रूबियो, रैंड पॉल, टेड क्रूज, इनको टी पार्टी ने इनेबल किया था। ये टी पार्टी के तख्लीक है। टी पार्टी का सबसे पहला तो चैलेंज ये था कि ये जो आपने जो फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन की है ना, इसको तो करो रोल बैक। सबसे पहले उन्होंने यहाँ से शुरू होता है। ये इनकी जो थी टी पार्टी के बहुत थोड़े से इनकी डिमांड्स थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल न्यू लिबरलिज्म को ख़त्म करना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे हमने इसको लिमिट करना है, हमने इस पर हदूद मुकर्रर करनी है, ये बिल्कुल ही यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है न्यू लिबरलिज्म, हमने इसको लिमिट करना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन अब करो ख़त्म। उसका वजह क्या थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया जब 2008 का, तो पैसा सारा गया कि इनको बैंक्स को, आवाम को पैसा कोई नहीं आया। तो इन्होंने और दूसरा इन्होंने क्या किया कि ओबामा ने जब बेल आउट दोबारा दिया, आई थिंक 2010 के अंदर 2011 में, यस 2011 में, और जब इसने वो करवाई थी डेट सीलिंग बढ़वाई थी। अच्छा, अब लोगों को बेसिकली पता नहीं है, मैं एक पढ़ रहा था इसके ऊपर ही आर्टिकल ही, वो कहते हैं कि एवरी टाइम, हर बार जब यूनाइटेड स्टेट यूएस कांग्रेस डेट सीलिंग बढ़ाती है ना, दैट्स बेसिकली अ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कि जो सरकार है वो अमेरिका की सरकार दिवालिया हो रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि जितना उसने कर्ज अदा करना है वो उसको अदा कर ही नहीं सकती, तो उसके लिए अब डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ रही है। तो जनाब एवरी टाइम, हर बार जब भी डेट सीलिंग अमेरिका में ऊपर होती है, इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार टेक्निकली दिवालिया हो चुकी है, तकनीकी तौर पे दिवालिया हो चुकी है। और इसके ख़िलाफ़ बेसिकली टी पार्टी का इसका स्टांस था उनका इसके अगेंस्ट। और दूसरा स्टांस ये था कि 1980 से लेकर 2010 तक जो अमेरिका की ऊपर वाले दर्जे की 1% आबादी है, उसका दौलत में शेयर था 8%, और जो निचले तबके की 50% आबादी है उसका हिस्सा था कोई 20%। 2010 तक 1% के पास आ चुका हुआ था लगभग 20% दौलत अमेरिका की, और 50 जो निचले तबके की 50% है उसके पास 12 से 13% दौलत रह चुकी हुई थी। और अगर यही ट्रेंड चलता रहता तो अगले 30 सालों में 2050 तक जो टॉप 1% है दे विल ओन 30% ऑफ अमेरिका, और निचले 50% दे विल ओनली नो सिर्फ 5 से 6% दौलत रह जाएगी इनके पास अमेरिका की। और ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन था। बर्नी सैंडर्स ने भी इसी वाले से बात उठाई थी। बर्नी सैंडर्स ने भी इसी हवाले से बात उठाई थी, लेकिन बर्नी सैंडर्स
प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बर्नी सैंडर्स के अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि टी पार्टी को ओबामा के अगेंस्ट भी जाना था। तो उस मैदान में फिर ट्रंप खुद से कूद पड़ा, ठीक है। और जब सबसे पहले इन्होंने बर्थर मूवमेंट चलाई, जहाँ पे इन्होंने ओबामा को कहा कि अपना ना वो बेफॉर्म आईडी कार्ड बेफॉर्म निकालो उसके बाद ट्रंप ने काफ़ी सख्त एक पोजीशन ली, यहाँ तक कि उसने ओबामा को एक फॉरेनर भी कह दिया। लेकिन टी पार्टी को तब एहसास हो गया कि ट्रंप हमारे साथ चलने को तैयार है, ये बंदा हमारे साथ चलेगा। और उसी टी पार्टी ने फिर टर्न इनटू मागा मूवमेंट। मागा मूवमेंट में क्या हुआ कि जो वो थी ना ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, उसका और जब टी पार्टी का इल्हाक हुआ तो वो बन गई मागा मूवमेंट। मागा मूवमेंट ट्रंप को लेकर आ गई 2016 में। बट मसला ये, अब तो ट्रंप साहब फिर वही बिलियनर्स और ये वो उनके इर्द गिर्द जमा हुए हैं, मतलब जिनके खिलाफ वो आए थे अब तो उन्हीं के साथ फिर खड़े हो गए। असल में ओबामा के दौर में तो नहीं बल्कि क्लिंटन के दौर से कुछ चीज़ें जो इन लोगों का मागा मूवमेंट का और ट्रंप का जो असल में न्यू लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ जो एक स्टांस है वो उसके कैपिटलिस्ट फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है। वो नहीं चाहते कि भाई हम लोग सोशलिस्ट हो जाएं, वो उस तरफ नहीं जाएंगे। वो ख़िलाफ़ हैं जो इसके एक तो इसके सोशल एस्पेक्ट DEI डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन इसके ख़िलाफ़ हैं, इसके ख़िलाफ़ हैं। फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रांसजेंडर जो सोशल एस्पेक्ट हैं लिबरलिज्म के, लिबरलिज्म के इसके खिलाफ अगेंस्ट हैं। फिर सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के बहुत ख़िलाफ़ हैं। ग्लोबलाइजेशन के तो खिलाफ हैं, क्योंकि मैंने आपसे वही शुरू में बात की थी कि नियो लिबरलिज्म ने वेंट ग्लोबल सिर्फ इसीलिए कि उसे कोई चैलेंज ना मिल सके, कोई उसके ख़िलाफ़ खड़ा ना हो सके, पूरी दुनिया में वो चले जाएं। ट्रंप इसके भी ख़िलाफ़ है, जिसकी आपने देखा कि उसने एक बड़ा मेरे लिए तो एक बड़ा अच्छा काम किया। USAID बंद कर दिया, आपका सारे ग्रेवी ट्रेन बंद कर दिया मीडिया चैनल्स की। मैं तो उसकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का हर मीडिया चैनल USAID पे चल रहा है, फंडिंग उठा रहे थे। डिफरेंट नाम है, वो कोई NED है, कोई किधर से NGOs चल रही हैं टाइप, कोई NGO है। मैं कराची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, एक उधर की एक प्रोग्राम है CIA का। अच्छा, वो भी उसी से नथी है। अच्छा, उसके तहत भी बड़े लोगों को मिला हुआ है यहाँ पे। तो एक वो उन्होंने बंद कर दिया USAID, वो पैसे बंद कर दिए हैं और उस ग्लोबलिस्ट के वो खिलाफ नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस की बात करें तो उनकी वही नियो लिबरल पॉलिसीज़ हैं कि जी हम टैक्स कम से कम लगाएंगे बिजनेसेस का। मैं आपको नहीं, ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसके ट्रंप ने फिर सिलिकॉन वैली की जो सपोर्ट दे रहे हैं जिस तरह, नहीं सिलिकॉन वैली तो अपना वो इन लाइन आ गई है, उसको पता लग गया कि न्यू लिबरलिज्म इज़ डेड। मसला क्या था न्यू लिबरलिज्म के अंदर, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर 2013 के अंदर IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर ने एक बात की, बड़ी हैरानकुन बात उसने की। उसने बोला मुल्कों को ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ को ना, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, इनको ना डेफिसिट खसारे की फ़िक्र करनी ही नहीं चाहिए, डेफिसिट की फ़िक्र करनी ही नहीं चाहिए। जितना मर्जी खसारा हो ये वो लामहदूद पैसा प्रिंट कर सकते हैं। ये न्यू लिबरल थॉट है कि आप अनलिमिटेड कर्जा उठा सकते हैं। ट्रंप एंड मागा ये इसके खिलाफ हैं। ये इसके वो इसलिए इस तरह की जो इदारे उनसे निकल भी रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की UN से वो कह रहे हैं कि इन्होंने अनफेयर, इनकी पॉलिसी की वजह से हमारा खसारा बढ़ा है। यस, अब देखो ना, US 3.1 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है और 2.1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ, तो वो मैसिव खसारे में है। ट्रंप वही बात करता है कि इन चबलों की वजह से हमारा खसारा बढ़ा है। अब वो उस खसारे को वो कह रहे हैं हम रिकवर करेंगे। यस, टैरिफ्स के ज़रिए। फिर दूसरा ये है कि अब आपने ये भी देखा होगा कि एक तो दूसरी सेमीकंडक्टर वॉर चल रही है, जिसके लिए वो चाह रहा है कि इंडस्ट्री सारी वापस अमेरिका में आए। अमेरिका में पाकिस्तान निकला है, पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री निकल रही है। दूसरा वो ये भी चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह हम एप्पल आईफोन भी अमेरिका में ही बनाएं। और ये जो आई थिंक जो लेटेस्ट वर्जन आया है, इसकी जो चिप बनी हुई है वो एप्पल ने वहीं पे बनाई है अमेरिका में, वो चीन में नहीं बनी, वो अमेरिका में ही बनी है। तो इस चीज़ में वो अगेंस्ट है न्यू लिबरलिज्म के, डेट जो है वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा
$2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, जिसको ट्रंप ने कहा मैंने ख़त्म करके जाना है। उसके अंदर फिर उसने, आप देख लें कि USAID को भी उड़ा दी है, यानी लिटरली पीर को सुबह सुबह खबर चली है कि USAID का ऑफिस बंद है, घर से काम, स्टाफ को कह दिया जी कि घर से काम करो, तो USAID के वो ख़िलाफ़ चला गया। फिर दूसरा उसने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर वो जाने लगा है कि अब इसकी भी हमने करनी है। US मिलिट्री के अंदर भी वो करना चाह रहा है, रद्द-बदल करना चाह रहा है, इनका भी जो है ख़र्चा वो कम करना चाह रहा है। तो ट्रंप तो उस तरफ लगा हुआ। दूसरा उसने यूरोप के साथ जो हरकत क्या की है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जाकर उसने एक टाइप की धमकी लगा दी है, बताड़ा है यूरोप को। उसने कहा कि हमारी, क्या कर रहे हो? हाँ, उसने तो धमकी लगा दी है कि अगर तो तुमने हमारी कंपनीज़ के ऊपर फाइन्स वगैरह लगाए तो फिर ठीक है तैयार रहो, फिर हम भी कुछ करेंगे वापस। फिर दूसरा उसने जो एक टाइप का ओपेक को भी धमकी लगा दी उसने कि ये तुम लोगों ने क्या हरकत की है, तुम्हारी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है। MBS को सुना दिया, MBS को भी सुना दिया। ट्रंप ने सोशली तो न्यू लिबरलिज्म को टारगेट कर रहे हैं, हाँ जी, जो और इकोनॉमिकली इंक्लूजन, लेकिन इंक्लूजन को कम कर रहे हैं, डाइवर्सिटी कम कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो वही न्यू लिबरल पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। नहीं, उसके अंदर वो लिमिट करेगा, उसके अंदर वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट ही जा रहा है। अच्छा, क्योंकि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ही फ्री ट्रेड है एंड ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी, एंड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट लोग आएँ, पूरी दुनिया में वो अपना एजेंडा फैलाएं ना, और वो फिर मिलकर काम करें सारी दुनिया। वो ट्रंप कहते हैं नहीं, वो ट्रंप इसके अगेंस्ट है, वो प्रोटेक्शनिस्ट में आ रहा है। हाँ, वो प्रोटेक्शनिस्ट में आ रहा है। इस यहाँ पे इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यू लिबरलिज्म इज़ अब मर गया, क्योंकि ट्रंप जो है ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करने जा रहा है। ही वांट्स टू एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि उसे ये पता लगा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या कुछ हुआ है। यूरोप ने वो बेसिकली स्टीव बैनन ने एक दफ़ा कहा कि यूरोप ने रशिया को वो सारा पैसा दिया जो कि रशिया यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, यानी इस तरह की वो बातें हम कर रहे हैं कि वही उसके अंदर आ रहा था कि फ्री ट्रेड को अब ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं फ्री ट्रेड काम नहीं करता है, क्योंकि फ्री ट्रेड से मसला क्या हो रहा है, अमेरिका की अगर फ़र्ज़ करें मैन्युफैक्चरिंग है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग है, फ़र्ज़ करें कपड़े अमेरिका में जो जाते हैं वो हर जगह से आ रहे हैं, कम्बोडिया से आ रहे हैं, वियतनाम से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं बन रहे, ठीक है। अब बज़ाहिर तो देखा जाए अमेरिका में सस्ती कमोडिटीज़ आ रही हैं, अमेरिकियों के लिए ख़रीदना ज़्यादा आसान है, लेकिन उससे नुकसान ये हो रहा है कि आपकी जॉब, नौकरियां, मुलाजमतें कम हो रही हैं उससे। जो ट्रंप एंड मागा पार्टी का जो थॉट है वो ये है कि हमने सब कुछ अमेरिका में बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में, मेड इन अमेरिका। बट वो चाइना क्या कह रहा है, चाइना पे जब वो टैरिफ लगाते हैं तो वो अपनी फैक्ट्री मूव कर देते हैं कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और ये मलेशिया वगैरह में। तो वो अब इसके बारे में तो अब इसके लिए वो बेसिकली यही ये कर रहे हैं वैसे अमेरिकन अब कि मैं एक अमेरिकन टेक्सटाइल ओनर की बात में सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था, उसका एक यही था, कहता है कि हमने 2030 तक 1/4 ऑफ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग है ना वो अमेरिका में करनी है। कहता है कि हाँ हम कम्पीट नहीं कर सकते, मुकाबला प्राइसेस में हम मुकाबला नहीं कर सकते चीन का, वियतनाम का, कंबोडिया का, लेकिन कहता है कि हमारा जो मार्केटिंग फिर होगी ना, मार्केटिंग फिर हमें इस तरह की नहीं पड़ेगी, एक आदत अमरीकियों में ऐसी डालनी पड़ेगी कि जहाँ पर तुम महीने में 2 जीन्स ख़रीद रहे हो, तुम 2 महीने में 1 जीन ख़रीद लो जो कि क्वालिटी के अंदर ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी और मेड इन अमेरिका होगी। तो वो इस की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। अच्छा, काम शुरू हो गया, काम शुरू हो चुका हुआ है। वो ट्रंप की पहली सदारत में ये काम शुरू हो चुका था। वो इवन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भी वापस अमेरिका लाना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है इसमें कि जो नियो लिबरल जो ग्लोबलिस्ट हैं, हाँ जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो पुरानी ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट थी ग्लोबलिस्ट की, हाँ जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं, वो बड़ा कहा जाता है ना कि वो रूहे रवां हैं इसके, इस पूरे ग्रुप के। उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, वो गंजे से क्लास शॉप, कार्ल शॉप, पता नहीं क्या नाम था, शॉप समथिंग। मैं दोबारा देखता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी उन्होंने ख़रीदा हुआ है, आलमी यूट्यूबर्स को, आपको अगर पता हो। यस, तो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को भी वो फंड करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। उस हवाले से बात करें
और दूसरी तरफ अब एक ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी, अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट, ये जो ट्रम्प वाली मागा इस्टेब्लिशमेंट, हाँ जी, जिसमें इलॉन मस्क भी साथ नजर आ, वो भी ग्लोबलिज्म के खिलाफ बात करते हैं। यस, किसी हद तक जहाँ फ़ायदा होता है वो लेते हैं, हाँ जी, जहाँ H1B वीज़ा, लेकिन वैसे वो अपना उनका स्टैंस उसके खिलाफ ही है, मागा के साथ ही नज़र आता है। तो ये क्या एक नई इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो रही है, और क्या पुरानी इस्टेब्लिशमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगी, न्यू लिबरल इस्टेब्लिशमेंट? चैलेंज तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, चैलेंज तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हाँ जी, अभी आप देखें ना, उसने टैरिफ्स लगाए हैं कनाडा पे, मैक्सिको पे, एकदम से वापस लेने पड़ गए उसको। वापस लेने पड़ गए, कैसा एक दिन में यू टर्न मारे। मैं आपको ही बता रहा हूँ कि इतना इजी ट्रम्प के लिए नहीं है। वो एक इस्टेब्लिशमेंट न्यू लिबरल्स की 70s से अपने पर फैला कर बैठी हुई है। उसको हिट पड़ी है कोविड में? नहीं, कोविड में इनको हिट सबसे ज़्यादा पड़ी है बाइडन से। बाइडन से इनको न्यू लिबरल्स को? हाँ जी। अच्छा, जो जितना वीकनेस की वजह से, बाइडन वीकनेस की वजह से बाइडन की, न्यू लिबरल का इतना वीक चेहरा। और दूसरा यही बात है ना, ये मतलब न्यू लिबरल इसी वजह से, बाइडन की वजह से। और दूसरा मुझे जो मेरा अपना एक ओपिनियन है कि ज़्यादातर तो ये कहते हैं बाइडन ने बहुत कमज़ोर किया है। मुझे ये लगता है ओबामा की सेकंड प्रेसिडेंसी, दूसरी सदारत ने भी बड़ा कमज़ोर किया है। ओबामा बहुत सी चीज़ें वादे करके आया था जो वो पूरे ही नहीं कर सका, किसी पे काम ही नहीं कर सका। उसको मुझे नहीं पता क्या मुश्किलात थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। अच्छा, इसलिए समझ आती है कि पाकिस्तान में ये करप्ट चेहरे अभी तक क्यों मुसल्लत है। सर, ये तब तक रहेंगे जब तक न्यू लिबरल एस्टेब्लिशमेंट। तो इससे मुझे तो ये लग रहा है कि अब ट्रम्प एक नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ आया है, इस पे तो आप एग्री करते हैं? हाँ जी। तो वो नई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जो पुराने चेहरे हैं, yes, या पुराने जो हमारी जो चल रहे हैं, जो रूलिंग एलीट जो, हाँ जी, ये जो हमें 80s से जो मुसल्लत हुई है, इससे कब छुटकारा मिल रहा है हमें फिर? सर, इससे छुटकारा अब देखें, USAID कितनी देर बंद रहती है। ये ना हो कि वो USAID भी फिर बहाल करनी पड़ जाए। मैं वही सोच रहा हूँ, बंद तो कर दी है। और लेकिन दूसरा जो एक चैलेंज आ रहा है ना इनको, जो नई इस्टेब्लिशमेंट बन रही है, अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो, एक मस्क बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इलॉन मस्क। उस बंदे का ओहदा नहीं है, लेकिन उसका जो असर और रसूख है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। यानी आप कह रहे हैं फाइट इज़ ऑन? तो फाइट इज़ ऑन, अभी चीज़ें सेटल डाउन नहीं इतनी जल्दी सेटल डाउन हो ही नहीं सकती हैं। देखें, जब ट्रम्प कह रहा था कि डीप स्टेट, वो डीप स्टेट बेसिकली न्यू लिबरल स्टेट है, वही है, ठीक है। अब वो एकदम से तो ख़त्म होगी नहीं, ठीक है, अपना करेगी, वो अपना काम करती रहेगी, वो अपना पुश बैक देती रहेगी ट्रम्प को। और बहुत से ट्रम्प के बज़ाहिर हामी डबल एजेंट्स भी हैं, बज़ाहिर हामी डबल एजेंट्स भी हैं, लेकिन ट्रम्प के पास एक हथौड़ा है। वो ये है कि अब अमेरिका के अंदर प्राइवेट कंपनीज में तो चलें, वर्कर्स को किसी किस्म की ना वो नहीं है, सिक्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है। यू कैन फायर, एम्प्लॉयर जो है वो किसी भी टाइम पे उन्हें फायर कर सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी में, मुलाजमत में ऐसा नहीं है। आप अगर ट्रम्प किसी को नौकरी से निकालता है, वो कर सकता है, केस कर सकता है। ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प ने ये काम करना है, ट्रम्प ने एक तो फायरिंग करनी शुरू करनी है, और जो ही केसेस आएंगे वो केसेस को लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे कंजर्वेटिव जजेस। हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि मेरा जो फायरिंग करने का जो इख्तियार है ना, वो जायज़ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो केसेस मेरे ख़िलाफ़ कर रहे हैं ना, ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गैर आईनी है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट उधर ट्रम्प के हक़ में केस कर देती, फ़ैसला सुना देती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये नहीं पता कि होगा ऐसे कि नहीं, ये लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो ट्रम्प डीप स्टेट उड़ा देगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर तो न्यू लिबरलिज्म यानी जो बचा कुछ रह गया ना, क्योंकि डेमोक्रेट्स सब ख़त्म हो चुके हैं ना उनके पास। मेरी बात हो रही थी अमेरिका में, तो वो कहते हैं डेमोक्रेट्स ने भी और रिपब्लिकन्स ने, इन दोनों ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, इन्होंने कोई यंग लीडरशिप पैदा ही नहीं की, इन्होंने कोई यंग लीडरशिप बनाई ही नहीं है। इनके पास कोई नेशनल लेवल का इस वक्त रहनुमा मौजूद ही नहीं है अपनी पार्टीज़ के अंदर। इसीलिए ट्रम्प आया, और ट्रम्प ने आकर रिपब्लिकन पार्टी पे ऐसा कब्जा किया कि अब वो रिपब्लिकन पार्टी नहीं रही जो किसी दौर में रोनाल्ड रेगन की थी, या रिचर्ड निक्सन की थी। अब वो ट्रम्प पार्टी है, अब वो मागा पार्टी है। यस।
वो रिपब्लिकन पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है, जो हमने देखी है जॉर्ज बुश जूनियर की वगैरह वगैरह, वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये एक ट्रम्प के पास तरीका है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इलॉन मस्क का, ठीक है। अब इलॉन मस्क को लगाया हुआ है ट्रम्प ने कि मैंने डेफिसिट कम करना है, बंदे निकालने हैं, मुझे तरीक़ेकार बताओ। अब उसके अंदर उसने मस्क के पास डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने जो सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं पिछले साल की बाइडन दौर की, वो सारी की सारी इलॉन मस्क के पास आ चुकी हैं। अच्छा, ट्रम्प बार बार ये भी कहते हैं कि इलॉन मस्क काम कर रहा है, इलॉन मस्क को पैगाम देते हैं कि हमारी इजाज़त से कर रहा है, नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकता। ये हाँ, बड़ी दफ़ा का है ये उसको कहना इसलिए पड़ रहा है कि ताकि मस्क को पता हो कि वो किसकी मरहून मिन्नत है, क्योंकि मस्क को आदत है वो खुद इनिशिएटिव लेकर काम करने की और ना बताने की। बट गवर्नमेंट में हो तो ट्रम्प के अंडर हो। हाँ, गवर्नमेंट में ट्रम्प के अंडर है। अच्छा, तो वो हिसाब खोल दिए और वो हिसाब नाम क्या उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट्स भी देखी हैं। पाकिस्तान पे भी फ़िलहाल तो नहीं आए, जो हैरानगी की बात है, अभी तक तो नहीं आए। लेकिन क्यूबा, वेनेजुएला प्रायोरिटी नहीं है ना, अभी प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान अभी प्रायोरिटी नहीं है। और पाकिस्तान प्रायोरिटी शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि ट्रम्प इंतज़ामिया इस वक्त जो उनका एक जियोपॉलिटिकल, जिसे हम लोग कहेंगे ना जियोपॉलिटिकल खेल जो इस वक्त चल रहा है चीन के साथ उनका, उसके अंदर पाकिस्तान एक प्यादा है, मोहरा है। अब उस मोहरे को अगर हिला दिया तो कहीं ये ना हो कि चीन कहीं पे वो हो जाए, एक्टिव हो जाए कि अच्छा ये क्या हो गया। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प जो है वो चीन के साथ डायरेक्टली इंगेज करके देन वो देखना चाह रहे कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। या दूसरा तरीका है इंडिया के साथ भी ट्रम्प जानना चाहेगा कि इंडिया क्या चाह रहा है पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि इंडिया का फीडबैक लेगा क्योंकि इंडिया को इमरान खान तो बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं पसंद इंडिया को, नफ़रत है उन्हें। वो इमरान खान जो है वो बेसिकली इमरान खान ने आकर पाकिस्तानियत को जो तक़वियत दी थी ना, वो इंडियंस को नहीं चाहिए। इंडियंस को पाकिस्तानियों के अंदर जो एक पेट्रियटिज्म है ना वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि ये डिप्रेस्ड रहें, ये डिप्रेस्ड और वो दबे हुए रहें, यस मैन टाइप। हाँ, ये उन्हें वो चाहिए। हाँ। वो नहीं चाहते कि खान ने ज़रा वो पैदा की थी, खान ने ज़रा चढ़ा दिया था। हाँ। मामला चढ़ा दिए थे और 27 का सरप्राइज भी कर दिया। तो वो चीज़ इंडियंस को अभी तक भूलेगी भी नहीं, उन्हें कभी नहीं भूलेगी। और जो यूएन में उसने किया, मोहित पीरज़ादा कहता है वैसे कि ये गलती थी खान की, उसने ना एक दुश्मनी को इनवाइट किया इंडिया की, जो आज तक जो आप भी बात कर रहे हैं कि मोदी जब जाएगा ट्रम्प से, ट्रम्प जो फीडबैक लेगा उससे, वो आज तक वो हॉन्ट कर रही है। जो खान की वो स्पीच थी जो मोदी को उसने उड़ा दिया था, मोदी वो कभी नहीं भूलेगा जब तक मोदी ऑफिस में है। वो जाल बिछाता रहेगा खान के खिलाफ। यार वो दुश्मनी क्या जो साजिश ना करे। हाँ, ठीक है। अब मोदी को लगता है एक ही टकरा था, लेकिन अब वो मोहित पीरज़ादा साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो गलती थी। अब वो आप गलती देख सकते हैं वो किस रिस्पेक्ट में गलती थी इमरान खान की। या तो उससे पहले मोदी क्या इमरान खान का दोस्त था? नहीं था ना। वो जिस दिन से इमरान खान ने हलफ लिया उस दिन से लेकर उस यूएन की स्पीच तक इंडियन मीडिया इमरान खान के खिलाफ ही रहा। और इंडिया ने वो कश्मीर वाला आर्टिकल भी तो किया था। हाँ जी, आर्टिकल भी किया था। स्पीच से पहले किया था। तो इंडिया ने वो हॉस्टाइल एक्शन पहले लिया था, तब हमने स्पीच की थी। हमने सिर्फ स्पीच की है। ठीक है, इमरान खान ने स्पीच की है। लेकिन आप यही देखें कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, जब से ये लोग आए हैं इंडियन मीडिया खामोश है। मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, बड़ा चंभे की बात है कि भाई चुप बैठे हैं। यानी इंडिया ने इमरान खान के दौर में कभी कोई इमरान खान की बात जो हाथ लगी उसको छोड़ा नहीं। जो हलचल क्रिएट हुई भी थी ना पाकिस्तान के बारे में, वो अब नहीं है। वो अब नहीं है। अब ठंडा सीन है, बहुत ही ठंडा सीन कर दिया। पता इधर भी ठंड है इंडिया के मामले में। हाँ जी, और उधर भी ठंड है। तो वो उन्हें इमरान खान से वो कहते हैं ना कि एक फ़िज़िकल ख़तरा है, वो फ़िज़िकल ख़तरा नहीं है, एक परसीव्ड डेंजर है उन्हें इमरान खान से। ठीक है कि ये बंदा जो है ये नेशनलिस्टिक फर्वर इसके अंदर है, कौम परस्ती इस बंदे में है और उन्हें वो चीज़ नहीं चाहिए।
क्योंकि पाकिस्तान का जो एक मसला है सबसे बड़ा, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी शनाख्त है ना, उसने अभी तक जड़ नहीं पकड़ी। और ये जो कई यूट्यूबर्स हैं आपके, ये बैठे हुए हैं पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये हर वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस पर सवाल उठा रहे होते हैं। मेरा इनसे ये सवाल है, अगर अमेरिकन आइडेंटिटी बना सकते हैं लोगों को कत्ल करके, तो वाई नॉट पाकिस्तानीज, जिस पर आप हर वक्त आपने कन्फ्यूजन क्रिएट की होती है। कभी आप अब्दाली, कभी किस पे 600-700 साल पुराने लोगों को गालियाँ दे रहे हो। अभी के करप्ट लोगों को तो पूछो ना। नहीं जी, वो उसका मेरे बारे में ना एक ये है कि आज अगर महमूद गजनवी या अब्दाली ज़िंदा होते तो ये वकालत कर रहे होते उनकी। हाँ, ये वकालत कर रहे होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ पावर को सलामी, पावर को सलामी है। और ये बेसिकली न्यू लिबरलिज़म एक थॉट है, ठीक है, कि माजी में आप हिस्ट्री की रिवीजन करनी है, आज के मेयार के मुताबिक आपने माजी के लोगों का एक टाइप का एहतसाब करना है। एहतसाब करना है, हाँ। ये आपके काजी फायज ईसा साहब ने भी यही किया था, वो पुराना केस ला के था, लेकिन जो अभी इनजस्टिसेस हो रहे हैं उन पे क्या, उस पर बात कर नहीं सकते। पीछे चले जाओ, पीछे। दैट्स आइडियल, मतलब न्यू लिबरलिज्म के मानने वालों का ये आइडियल एक मशगला है कि माजी दुरुस्त करना है, माजी दुरुस्त करना, और उनके मुताबिक माजी दुरुस्त होना चाहिए। हाँ। मेरे और अगर मैं और आप माजी में मुख्तलिफ राय रखते होंगे तो वो गलत है, गलत है। मादी सिर्फ उनके मुताबिक दुरुस्त है। और इमरान खान से जो असल मसला था वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं था, वो था न्यू लिबरल डीप स्टेट का मसला था। हाँ। इमरान खान ने पहली दफ़ा आकर कहा जी कि मैंने IMF के पास नहीं जाना। हमने तो IMF की बात ही नहीं की, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त भी नहीं है, लेकिन IMF इज़ ऑल्सो न्यू लिबरल टूल। यस यस, ठीक है। वो खान ने 8 महीने रेजिस्ट किया था, फिर 8 महीने रेजिस्ट किया था, फिर मीडिया ने शोर मचा दिया, क्यों नहीं जा रहे। यहाँ का USAID फंडेड मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि खान ने तो दिवालिया निकाल दिया पाकिस्तानी मईशत का। वही बताया ना, मईशत खुदा है, तो जब मईशत का दिवालिया निकलेगा तो खान बहुत बुरा हो गया। हालांकि हुब्बुल वतनी का ये एक था कि मैंने IMF के पास जाकर अपनी सरकार नहीं चलानी, ये सॉवरेनिटी का एक साबित कदमी थी खान साहब की, जिसको किसी ने भी साथ नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, ठीक है। IMF के पास फिर गए, फिर IMF का जो प्रोग्राम था वो खान साहब ने खुद ही वार दिया। खान साहब ने कहा कि मैं, क्योंकि न्यू लिबरल इकनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा है कि भाई अगर तो मईशत ऊपर नहीं जा रही ना, तो अमीरों के टैक्स कम करो और गरीबों पे ख़र्चा कम कर दो। अच्छा, उधर से टैक्स भी कम करना है, टैक्स कलेक्शन ऊपर से अमीरों से कम करनी है, गरीबों पे वो करना है, कोई किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं करना, किसी किस्म की कोई जो खान साहब के आए थे स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम आए थे स्टूडेंट के, 3.5 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी थी, जो अब आजकल की जो फॉर्म 47 के वज़ीर आला ने चंद हज़ार को देकर उसका शोर मचाया हुआ टिकटॉक के ऊपर। उस तरह के प्रोग्राम्स आप नहीं कर सकते न्यू लिबरल इकनॉमिक पॉलिसी इकनॉमिक सिस्टम के अंदर, लेकिन खान साहब ने वो सब किए। खान साहब ने कोविड आया, सब ने कहा जी मुल्क बंद करो। खान साहब ने कहा मैं तो मुल्क बंद नहीं कर सकता हूँ, पाकिस्तान गरीब मर जाएगा। खान साहब ने हर जगह न्यू लिबरल्स के साथ सिंगरा ले, ठीक है, हर जगह। और ख़ान साहब, और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब आप ये नहीं कह सकते कि अखलाकियात के लिहाज से सही, शायद हक़ाइक़ के मुताबिक सही नहीं थे फ़ैसले खान साहब के। हक़ाइक़ जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो खान साहब की सोच के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। स्मार्टली प्ले कर सकते थे, या स्मार्टली प्ले करना भी मुश्किल है, जब आपको दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं था इमरान खान के लिए। और दूसरा जहाँ पर अभी मैं रिसेंटली फॉक्स न्यूज़ का पर एक आर्टिकल भी आया है इमरान खान के ऊपर कि पैरेलल्स बिटवीन ट्रंप एंड खान। हाँ, जिस तरीके से इन दोनों को ट्रीट किया गया है जुडिशल सिस्टम के थ्रू, वो बिल्कुल मुमासलत है उसमें। लेकिन इमरान खान, जहाँ पे इमरान खान और ट्रंप इकट्ठे हैं, दे आर नेशनलिस्ट, दे आर प्रोटेक्शनिस्ट एज वेल, दे आर नॉट ग्लोबलिस्ट। दोनों ग्लोबलिस्ट्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है कि ठीक है मैं अमीर की इजारादारी ख़त्म नहीं होने दूंगा, यहाँ पर खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैंने गरीब को ऊपर लेकर आना, गरीब को ऊपर लेकर आना है, जिसकी ट्रंप बात नहीं करते, जिसकी ट्रंप बात नहीं करते, ट्रंप बिजनेसेस की बात करता है, बिलियनर्स की बात करते हैं, अरबपतियों की बात करता है। पर अब देखते हैं अभी जो इस वक्त दंगल चल रहा है वाशिंगटन DC के अंदर, कौन जीतता है। उस दौरान हो सकता है कि यहाँ पर भूख
आपकी जो एलीट है उसको भूख ज़्यादा लग जाए। अभी तो चीन गए हैं, जाकर देखें चीन से क्या मिलता है इनको। डांट के अलावा तो शायद कुछ नहीं मिलनी, क्योंकि वज़ीर दाखिला एक कॉन्फ्रेंस में बैठ गए थे जो कि चाइना के ख़िलाफ़ थी और अब वो चाइना पहुँचे। अब वो चाइना पहुँचे हुए हैं, किसके साथ? सदर के साथ। तो मुझे ख़्याल में आया कि मे बी यही वजह हो सकती है कि शी जिनपिंग ने बुलाया कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। हो सकता है, लेकिन इमरान खान के अभी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि घुमसान की लड़ाई होने वाली है। लड़ाई हो रही है जो यूएस में डीप स्टेट नियो लिबरल्स हैं एंड मागा और ट्रम्प के साथ। हाँ जी। और इस गुत्थम माहौल में जो लड़ाई का माहौल है, इसमें देखना है इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पर किस तरह पड़ते हैं। हाँ, पाकिस्तान पे तो बड़े शदीद किस्म के इम्पैक्ट पड़ेंगे शदीद किस्म नज़र आएंगे। अभी नज़र आएंगे, नहीं लग रहा। अभी खामोशी है। अभी आपने देखा खामोशी बहुत ज़्यादा है, बहुत अजीब किस्म की। रिचर्ड ग्रेनल भी चुप हुआ है। रिक ग्रेनल भी चुप है लेकिन कोई नहीं बोल रहा पाकिस्तान के बारे में। अभी नहीं बोल रहा। मैं ये हैरान हूँ कि अभी बोल नहीं रहा, इस वक्त नहीं कोई बोल रहा पाकिस्तान के बारे में। वही, लेकिन अभी मैं वही बता रहा था कि मुझे कभी कभी लगता भी है कि पाकिस्तान चिले की तरह ना एक नियो लिबरल की ना एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री है, और वो शायद अभी लेबॉर्ट्री को छोड़ने के हक़ में नहीं है। और इमरान खान उस लेबॉर्ट्री को शायद तबाह करने के चक्रों में था। हाँ, इसलिए उसको एक और लेबॉर्ट्री में बंद कर दिया है और 200 से ज़्यादा केसेस कर दिए हैं। हर तरह से तज़लील करने की कोशिश की है, हर तरह से पीटीआई के कारकुनान के पर जुल्म करने की कोशिश की है। और ये हमने शुरू में बात भी की थी कि जबर और जुल्म नियो लिबरलिज़म के मुताबिक जायज़ है। ये इनका खासा है, रियासती जबर और जुल्म, ये उनके मुताबिक ये असूल है उनका। इंडिविजुअल्स को पावरफुल करो, जो सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं, और अवाम को दबा कर रखना है, तबाह कर दो। हाँ, तो यही थी हमारी डिस्कशन आज की। देखते हैं कि कौन सी इस्टेब्लिशमेंट जीती है, ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट या न्यू इस्टेब्लिशमेंट। आप कमेंट सेक्शन में बताएं।